नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निकाय के चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और बवानीखेड़ा नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्षद हैं फिलहाल मीना जी, उनकी खासियत ये है कि जो वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं उनकी पत्नी को हराकर इन्होंने ये जीत हासिल की थी। और आज वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या विकास कार्य इन्होंने करवाए। उनके पति भी दोनों मियाँ बीवी एडवोकेट हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जब इनको मौका मिले। तो अब उपचुनाव में ये जीती थी तो इन्होंने कितने क्या विकास कार्य करवाए, उन्हीं बातचीत को लेकर के हम आज इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। दर्शकों को राम राम। आपके चैनल को सबसे पहले धाकड़ हरियाणा को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस घड़ी में जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है बवानीखेड़ा में, उसको लेकर के आप यहाँ पहुँचे, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप भी नमस्कार कर दो जी। धाकड़ हरियाणा चैनल को मैं नमस्कार करती हूँ। मीना चोपड़ा, पार्षद वार्ड नंबर 4 से हूँ मैं। वार्ड नंबर 4 से आप पार्षद हैं, तो आपने एक जो फिलहाल जो बीजेपी का विधायक उसकी पत्नी को हरा करके पार्षद बनी थी, कितनी खुशी हुई थी? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। बहुत ज़्यादा खुशी हाँ हुई जी। थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि विधायक की पत्नी को हराना बहुत बड़ी बात होती हाँ है। जी, बहुत ज़्यादा तो खुशी। उससे इंसान का लेवल भी बढ़ता है। हाँ जी। अब एक जो फिलहाल जो विधायक है बीजेपी के बवानीखेड़ा के, उनकी पत्नी को वार्ड नंबर 3 या 4, वार्ड नंबर 4 से सर। वार्ड नंबर 4 से हरा के आप विजयी घोषित हुई थी, विजय बड़ी थी। तो सबसे ये पहले ये बताएं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितना आपको टाइम मिला और क्या क्या विकास कार्य करवाए? मुझे 2.5 साल का समय मिला और 2.5 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ करवाया काम। सबसे पहले मैंने प्राइमरी स्कूल था मेरे वार्ड में, उसकी 4 दीवारी नहीं थी, उसकी 4 दीवारी मैंने बनवाई। डी प्लान से नगर पालिका से मैंने गुहार की पैसों के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि हमारे पास फंड नहीं है। तो फिर मैं एडीसी नारवाल से मिली और उन्होंने मुझे डी प्लान से पैसा दिया 4 लाख रुपए और फिर मैंने 4 दीवारी बनवाई। फिर उन 4 दीवारी में पैसा कम लगा रहा तो फिर वापस फिर नारवाल एडीसी के पास गई मैं, उन्होंने फिर मुझे पैसा दिया और 11 लाख रुपए मुझे मिले और मैंने स्कूल की 4 दीवारी बनवाई। और 4 दीवारी बनवाने के बाद वहाँ का ग्राउंड पक्का करवाया और उनकी जो रास्ता था सारा कच्चा पड़ा था वो रास्ता बनवाया और पार्क वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कूल अब है स्कूल। और मेरे वार्ड नंबर 3, 4 और 5 की जो गली थी वो कई सालों से बिल्कुल बदहाल पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई थी, उसकी कोई उम्मीद नहीं थी बनने के लिए। उसके लिए मैंने 24 दिन का धरना दिया था और एक दिन मैं अनशन पे भी बैठी थी। अच्छा, एक दिन अनशन पे रही, 24 दिन धरने पर बैठे, यानी सरकार के खिलाफ आप मैदान में कूद गई थी जो अपनी नगर पालिका प्रशासन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी फिर जीत हुई? तो उस समय तो मेरी जीत नहीं हुई, उन्होंने मेरे को आश्वासन देकर मेरे को उठा दिया था। लेकिन अब मेरी 3 और 4, 5 की गली बन चुकी है और इलेक्शन से पहले 3, 4, 5 की गली बनकर तैयार होगी। और इस सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी यही है कि 3, 4, 5 की गली, इसमें 3 एमसी थे और 3 एमसी होने के बावजूद भी ये गली बदहाल पड़ी थी और मेरी गली अब बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि मैंने अपने कार्यकाल में ये 2 बड़े काम किए हैं। अच्छा जी, कितनी खुशी होती है। आपकी धर्मपत्नी है, ये आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं, एडवोकेट भी हैं और समाज सेवा भी। जैसे आप लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं वर्षों से, तो आपकी पत्नी भी उसी में अभी लड़ाई लड़ रही है। देखो, मीना चोपड़ा का विशेष योगदान रहा, स्कूल के लिए इन्होंने संघर्ष किया, उसके साथ साथ गली के लिए संघर्ष किया, उसके साथ साथ जो गांव के अंदर जो सीवरेज का पानी था,
गंदा पानी पीने के लोगों को मिल रहा था, उसके लिए भी बार बार संघर्ष किया इन्होंने। और नगर पालिका में हमने सब डिपो के लिए, भवानी खेड़ा बस स्टैंड सब डिपो बने, उसके लिए प्रस्ताव पास करवाया, छात्रावास के लिए प्रस्ताव पास करवाया। इसके साथ साथ जो विभिन्न समाज के विशेष जातियों के लोग थे उनके लिए कम्युनिटी हॉल, जैसे कि सासी समाज के लिए वार्ड नंबर 4 में एक धर्मशाला के लिए प्रस्ताव पास करवाया, किन्हीं कारणों से आज तक नहीं बन पाई। इसी प्रकार भवानी खेड़ा में ये जो सामुदायिक केंद्र है दक्ष समाज का जो भी है कुमार बिरादरी से, उसमें भी मीना चोपड़ा ने जो का चेयरमैन थे उसके नेतृत्व में इन्होंने प्रस्ताव पास करवाया। और इसी प्रकार जैसे आरओ का पानी है चारों पानों के अंदर निःशुल्क मिले, उसके लिए प्रस्ताव पास करवाया, लेकिन दुर्भाग्य रहा भवानी खेड़ा की नगर पालिका का, उन प्रस्तावों को अमली जमा नहीं मिला। और लेकिन हालिया जो विधायक है उसको और जो आने वाला चेयरमैन होगा उन प्रस्तावों को उनको बड़ा फायदा मिलेगा, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। हमने ना किसी जाति के विशेष के लिए काम किया ना धर्म विशेष के लिए, हमने ईमानदारी से वहाँ जा करके 2.5 साल का जो कार्यकाल मिला उसके लिए बढ़िया काम करने का अवसर दिया और हमने किया, संघर्ष करते रहे और आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, संघर्ष से भवानी खेड़ा के लोग नहीं, भिवानी के लोग भी बल्कि पूरे हरियाणा के लोग आपको जानते हैं। हरियाणा जागृति मोर्चा और एडवोकेट राजेश सिंधु ने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए हैं, कॉलेज भी उसी की एक देन है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी ये विशेष रूप से आपने मेरे को याद दिलाया, भवानी खेड़ा में कॉलेज निर्माण के लिए हमारा विशेष संघर्ष रहा 2011 में। जैसे कि पत्रकार बंधु आप हैं, आपका बड़ा विशेष योगदान रहा उसमें। इसके साथ साथ हमारे जो संगठन के लोग थे उसके लिए भी लंबे समय तक धरने बैठे थे, कॉलेज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान। इसी प्रकार हम अब बॉयज़ कॉलेज के लिए चाह रहे हैं कि बॉयज़ कॉलेज हो, और हमारे हालिया विधायक जी हैं उनसे भी हमें मीडिया के माध्यम से मांग करेंगे कि यहाँ छात्रों के लिए, विशेषकर लड़कों के लिए कॉलेज बने, उसके साथ साथ छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा हो, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, प्रत्येक बच्चों को 3 लाख रुपए सरकार देती है, वो अम्बेडकर छात्रावास के नाम से मिलते हैं। उसके लिए हमने 1 किला प्रस्ताव पास करवाया हुआ है, उसके 7 लगते किले का हमने परशुराम कम्युनिटी हॉल के लिए, कम्युनिटी केंद्र के लिए प्रस्ताव पास किया हुआ है। बहुत सारे प्रस्ताव विभिन्न धर्मों के लोगों के, विभिन्न जातियों के, जो छात्रावास के साथ साथ लाइब्रेरी खुलवाने का काम करे, वो प्रस्ताव पास करवाए। अच्छा, ये भी हमने देखने में अभी हर एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन आपने समाज के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, चेयरमैन का पद भी त्याग दिया था। देखो, मैं मैडम के लिए उस समय की लोग देख भी रहे होंगे और देखेंगे भी सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने वहाँ उस समय सब जो भी बहुमत था उसके अनुसार काम किया। मीना चोपड़ा को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इसने जो चेयरमैन बने रमेश काजल जी, उन्होंने इनसे गुहार की तो इन्होंने पद का त्याग कर दिया था, वो अपनी जो दावेदारी छोड़ दी थी उसके समर्थन में इन्होंने वोट भी दिया था। तो अब आगे चुनाव आने वाले हैं, क्या क्या विचार रहेगा भाई? चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, या दिमाग में ये है प्लान भाई हमने इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना है, ये समस्याएं हमारी अभी पेंडिंग है, इनको हमने पूरा करना है, क्या रहेगी रणनीति? देखो, रणनीति भविष्य की हमारी यही है। पीछे रिजर्व में था चेयरमैन का पद और रिजर्व कैटेगरी से बना, और वो कांता किरण जी और रमेश जी ने उसको पद पे विराजमान रहे। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, और जनरल कैटेगरी में कोई अच्छा व्यक्ति तो आता है और समाज का कोई फैसला नहीं होता, तो हम जनरल कैटेगरी को प्राथमिकता देंगे और उनका साथ देने का हम काम करेंगे। दूसरा नंबर, वो आदमी कैंडिडेट बहुत सारे आ जाते हैं, ऐसी घड़ी में समाज इकट्ठा हो जाता है जो गरीब तबका है, उसके अनुरूप आगे भविष्य की रणनीति से हम चूकेंगे नहीं। अगर मौका बैठता है, समाज ड्यूटी लगाता है, जैसे किसी भी ड्यूटी लगाए, हमारी लगाए और किसी की, हम उसका समर्थन करेंगे। तो पार्षद का चुनाव भी लड़ेंगे? देखो, फिलहाल किसी प्रकार का नहीं, हमारे 7 लगता वार्ड है और उसमें हमारे वोट भी हैं, वो भी रिजर्व है। और दूसरा नंबर, अब फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, विभिन्न समाज के जो लोग यहाँ 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी जो वार्ड बंदी की गई है वो ठीक ढंग से नहीं है। जहाँ रिजर्व कैटेगरी का बनाया गया वार्ड उसमें जनरल है, और जनरल कैटेगरी वाले को रिजर्व बनाया गया है, उससे भ्रांति फैली हुई है। वार्ड में कोई भी व्यक्ति अपना ये इस आधार पे ये नहीं कह सकता मैं चुनाव लड़ूंगा और विजयी हो जाऊंगा वार्ड में। उसमें देखते हैं भविष्य की रणनीति क्या रहती है, उसके अनुरूप है ना कोई भी निर्णय लिया जा सकते हैं, और अच्छे के लिए हम काम करेंगे। तो जब गलत वार्डबंदी हुई तो इसकी आप लोगों ने शिकायत नहीं की? देखो मैडम, उसमें 5 सदस्य थे, उनमें से मीना चोपड़ा भी थी। इसने अपने वहाँ उस पर
ऐतराज़ भी जताए, मैं भी उपस्थित था, चेयरमैन भी और अन्य सदस्य भी थे, उन्होंने सभी ने ऐतराज़ किया। लेकिन जो वार्डों की जो जनसंख्या जिस आधार से जिस जोड़ा गया है वो आधार कार्डों से लिंक करके उससे किया गया, उसमें जैसे कि कोई बहुत सारे लंबे समय से जो वार्ड बड़े हैं उससे उठाए गए, जिससे कोई बता नहीं सकता कौन सा क्या है। और बाउंड्री है, उसमें बाउंड्री जो बनाई गई थी उसके अनुरूप कोई भी सदस्य है वो धड़ल्ले से ये नहीं बोल सकता ये गलत है, क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया सरकार का 2011 की जो उस नीचे से उठाए गए, फैमिली आईडी उठाई या कहीं आधार कार्ड, उसके अनुरूप बनाया गया। हमारा ऐतराज़ था और ऐतराज़ पूरे कस्बे में और किसी ने नहीं किया, जिस वजह से वार्ड बंदी में गड़बड़ है। लेकिन चेयरमैन का सीधा चुनाव होने की वजह से इस पे किसी ने एतराज़ आज तक नहीं किया। अच्छा, चेयरमैन का अब चुनाव सीधा होगा तो उसका फायदा है या नुकसान है? देखो, एक तो करप्शन मिटेगा, डायरेक्ट सीधा चेयरमैन का चुनाव होगा तो करप्शन, भ्रष्टाचार जैसे खरीद फरोख्त होती है पूरे प्रदेश में होती है और देश में होती है, उस पर कुछ अंकुश लगेगा। और उसको जो आदमी कुर्सी पर विराजमान होगा 5 वर्ष के लिए निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के उस पे पद पे बैठ करके काम करने का उसको मौका मिलेगा, उससे फायदा होगा। तो एक सबसे लास्ट बात ये बताएं भाई, आप किन किन समस्याओं से निजात दिलाने में वंचित रह गए, वो समस्याएं बताएं भाई, कौन कौन सी समस्याएं थी जिनको आप पूरा नहीं कर पाए? देखो, जिनका मलाल है। हालिया विधायक भी है, 3-4 महीने उसको बड़े हुए हो गए, और पीछे चेयरमैन भी थे। सबसे बवानीखेड़ा में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की, उसके साथ साथ पीने के पानी की, क्योंकि हर जगह लीकेज है, पूरे कस्बे में पीने का पानी स्वच्छ नहीं है, उसके साथ सीवरेज बदहाल है। और उसके साथ साथ तहसील में, जैसा कि आदित्य रंगा जी थे तहसीलदार यहाँ, उसके बाद कोई तहसीलदार बैठे ही नहीं और ना ही नायब तहसीलदार बैठे हैं। इस ऐसे में जो शासन और प्रशासन का ढांचा यहाँ से लंबे समय से बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले तो जो कुर्सी बैठेगा, जैसे कि नगर पालिका के 1.25 साल से चुनाव भी नहीं हुए, वो भी एक अपने आप में हमारी ये समझेंगी हमारा कोई महत्व है ही नहीं। यहाँ चेयरमैन नहीं है, यहाँ तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, और इसी प्रकार से स्कूलों का भी बुरा हाल है। तो हम जैसे किस आदमी को मौका मिले या हमारे जैसे को मौका मिले, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे कि अस्पताल की बदहाल है, और उसी प्रकार से अन्य जो भी है वो सारे तमाम मुद्दे हम उठाएं और मिलजुल के कस्बा का विकास किया जाना चाहिए। वो एक ईमानदार निष्पक्ष व्यक्ति कर सकता है, और उसके लिए जो डायरेक्ट चुनाव है ये निष्पक्ष और ईमानदार और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार की, मैं जो भी सरकार है उसने बढ़िया काम किया डायरेक्ट चुनाव के लिए, इससे फ़ायदा होगा। और ये सबसे हम हमारे मेन मुद्दे, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे, और मैं बता भी देना चाहता हूँ जनता के माध्यम से। यहाँ बवानीखेड़ा में लाइब्रेरी नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है, और बॉयज़ कॉलेज नहीं है, और तो शाम में देखो गांव उपमंडल का दर्जा लेगा। हमारी तहसील आज तक 1972 की तहसील है, उपमंडल का दर्जा नहीं ले पाई है तहसील। जैसे कि उपमंडल यहाँ अधिकारी बैठेंगे तो यहाँ विकास होगा। इसी प्रकार से सब डिपो, परिवहन, हमारा बस स्टैंड है, सब डिपो जैसे तो शाम में देखे गांव सब डिपो बन गया। तो इनके लिए हमने मनोहर लाल खट्टर जी को विज्ञापन सौंपा, मैं मीना की मौजूदगी में हमने उपस्थिति में वहाँ दिया। तो उस पर ऊपर फाइलें पड़ी हुई सारी, सब डिपो बनाओ बवानीखेड़ा को, सारे अधिकारी जो कर्मचारी हैं जो तहसील सदर के सारे बवानीखेड़ा में बैठे उसके लिए, और उसके साथ साथ छात्रावास की फाइल ऊपर डायरेक्टर चंडीगढ़ के यहाँ पड़ी हुई है। और अन्य जो जैसे आरओ की थी समस्या, जो गरीब लोगों को निःशुल्क पानी मिलना चाहिए, हमारी डिमांड थी गरीब लोगों को 4 पाने कस्बा में चारों तरफ आरओ का पानी ऐसी व्यवस्था नगर पालिका करे, निःशुल्क मिले, उसके लिए सारे हैं। ये मेरे जैसा बैठे उसको भी और जो अन्य बैठे उसको भी इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कस्बे का विकास हो। तो आप ये मानते हैं कि भाई इतनी समस्याएं हैं तो ये सीधी सीधी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमी है? सबसे बड़ी मुद्दा है बवानीखेड़ा के लोग बहुत नरम और सर में किसी मामले को यानी कि विरोध स्वरूप नहीं उठा पाते। यहाँ के लोग मैं कहूँगा बहुत अच्छे हैं, लेकिन घने अच्छे होने के बाद ये नुकसान हो रहा है। कोई भी जैसे विधायक बन गया, उसके वार्ड नंबर 2 में जाए, अभी फिलहाल आप जाओ, मैं मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट बोल रहा हूँ, उसके पुराने घर के आगे अब भी सीवरेज का पानी टकने तक पानी 4 साल से खड़ा हुआ है। 4 साल से? और वो कहता है खरक कलंगा में जाके मैं पेरिस बढ़ा दूंगा, और वो चेक करो वहाँ जाके वो कमी किसकी है, शासन की, प्रशासन की, क्या है। और आजकल देखें, अगर कोई वो गली साफ ही नहीं हुई तो
पूरे हल्के का कैसे भला होगा। इसी प्रकार से कई स्कूल हैं जिनमें स्टाफ ही नहीं है, बुरा हाल है। स्कूलों की दशा पूरे हल्के में देखें, कस्बे में देखें तो ठीक नहीं। मैं ये मानता हूँ कि स्वास्थ्य का और शिक्षा का भला बड़े स्तर पे जैसे कि विधायक है और प्रदेश की सरकार वो कर सकती है, उसके साथ साथ नगर पालिका की इकाई है, वो महत्वपूर्ण इकाई है, उसमें भी अच्छे लोग आए और वो अच्छे लोग कुर्सी बैठे, मिलजुल के हम सब अच्छा मिल के कर सकते हैं। अन्यथा पहले की तरह से जो विधायक विशंबर लाल जी चले गए, दास जी चले गए, उसी प्रकार ये भी चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मीना चोपड़ा जी, वार्ड नंबर 4 से जो पार्षद भी हैं, और एडवोकेट राजेश हिंदू जी जो इनके पति हैं और हरियाणा जागृति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अनेक समस्याएं इन्होंने गिनाई। आप क्या मानते हैं भी बवानीखेड़ा में इतनी समस्याएं ये हल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और क्या मानती हैं आपका जो पार्षद है, चेयरमैन है, वो कैसा होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे और पार्षदों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल धाकड़ है हरियाणा। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश।